गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स को वार्म वेलकम करता हूं आपका वाईटी एडिटोरियल क्लास में। जल्दी से शुरू करेंगे फर्स्ट एडिटोरियल को आज के। माइल्स टू गो, माइल्स टू गो इसका टाइटल है। माइल्स टू गो का मतलब होता है अभी दिल्ली बहुत दूर है ना, जो आपको काम करना है अभी उसमें काफ़ी कसर है। आर्टिकल लिखा हुआ है मणिपुर पे, लेकिन लिखा हुआ है मणिपुर के सुधरते हुए हालातों पे। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में एक पीस, एक शांति मणिपुर में देखने को मिल रही है। चलिए, क्लास के लास्ट में आपको क्विज मिलेगा। क्लास में ग्रामर, वोकैब और रीडिंग तीनों को मैं साथ लेके चलूंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से। क्विज में आपको 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। आइए क्लास को शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। माइल्स टू गो, माइल्स मतलब मील, जो किलोमीटर मील जो बात करते हैं उसी की बात कर रहा है। इस फ्रेज का मतलब होता है दिल्ली अभी भी बहुत दूर है, जो काम आपको करना है उसमें काफ़ी कसर है। अच्छा, कौन से काम में कसर है भाई? कह रहे द यूनियन गवर्नमेंट फाइनली अटेम्प्ट्स चेंज इन मणिपुर बट फेसेस हर्डल्स। कह रहे हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? केंद्र सरकार। यूनियन गवर्नमेंट को सेंटर भी लिख देते हैं, CENTRE, ठीक है। कह रहे हमारा जो केंद्र है, भारत सरकार है, फाइनली वो अटेम्प्ट करती है, कोशिश करती है चेंज को या बदलाव को। और कहाँ पे? मणिपुर में। कह रहे लेकिन फिर भी फेस करती है या सामना करती है काफ़ी रुकावटों का, हर्डल्स का, बाधाओं का। सेंटेंस जो आप ये देख रहे हो प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, इंडेफिनिट टेंस में। और देख के ऐसा लग रहा है कि कोई काम जो रोज़ होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे आई गो टू द टेम्पल एवरी डे, मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ। शी हैज़ सैंडविचेज इन द ब्रेकफास्ट, वो रोज़ सैंडविच ब्रेकफास्ट में खाती है। वैसे ही यूनियन गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स चेंज इन मणिपुर। लेकिन याद रखें, हेडलाइंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि काम ये रोज़ हो रहा है। ये काम ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख करके आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप इस चीज़ को अभी लाइव पढ़ रहे हैं। जैसे वो सहवाग ने चौका मारा तो सहवाग स्कोर्स है 4, तो सहवाग चौका मार चुका है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं सहवाग स्कोर्स अ 4। इसका मतलब ये है कि आपने अभी भी सुना, हमने आपको लाइव बताया कि सहवाग ने चौका मारा है। तो हेडलाइंस का ये स्टाइल है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाने का। चलिए, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, अटेम्प्ट्स इसकी वर्ब है, चेंज का मतलब होता है बदलाव। गवर्नमेंट की दूसरी वर्ब है फेसिस, सरकार सामना करती है हर्डल्स का, बाधाओं का। हर्डल का मतलब होता है बाधा, रास्ते की रुकावट। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ये जो भारी भरकम वर्ड्स हैं, शुरू में ही मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ। 5 वर्ड्स शुरू में पढ़ लोगे इन वर्ड्स को तो फिर क्लास को स्मूथली ले पाओगे। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना सेशन को, अगर आपको ये पसंद आता है और किसी काम आता है, ताकि आपके लाइक्स और शेयर से इन क्लासेस को इसी जोश के साथ में, क्वालिटी के साथ रोज लाया जा सके। जिन स्टूडेंट्स को जरूरत है मॉक टेस्ट पास की, तो टेक्स्ट बुक के प्रो पास पे चल रही है अभी सेल। 615 के प्राइस में आपको मिल रहा है 1 साल का प्रो मॉक पास, जिसमें 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट, SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस सभी इंक्लूडेड है, कंबाइंड है। साथ ही आपको आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे मॉक की फॉर्म में, आप इसी पास में उनको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो प्राइस वैसे तो 699 रुपये है, लेकिन इस सेल में आपको 615 रुपये में ये पास एक्सेसिबल है। फायदा लेने के लिए सेल का कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो, ऑफकोर्स 699 के आसपास दिखाएगा। आप इस पे कूपन लगा लेना YT10। जैसे ही कूपन को आप अप्लाई करेंगे YT10 को, आपका प्राइस घट के हो जाना चाहिए 615 रुपीज। तो अप्लाई द कूपन एंड सेव योर मनी। द लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। चलिए वोकैब शीट थोड़ा जूम इन करता हूं इसको मैं। शुरू करेंगे हेरल्ड से। हेरल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का अंदेशा बनना। जैसे हमेशा मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, काले बादल जो हैं वो अंदेशा देते हैं तूफान का या बारिश का। तो काले बादल हेरल्ड करते हैं बारिश को, तूफान को। हेरल्ड एक वर्ब भी है, हेरल्ड एक नाउन भी है, दोनों फॉर्म में इस वर्ड का इस्तेमाल होगा। चैट जीपीटी हेरल्ड्स अ न्यू एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी जो है अंदेशा देगी या देती है एक नए एरा या युग का, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हेरल्ड को हार्बिंजर भी बोलते हैं। ये वर्ड बहुत बार आर्टिकल्स में आता है, आज फिर से आएगा। सिनोनिम है हेरल्ड का, यू विल सी द वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। बाकी सभी भी हेरल्ड के सिनोनिम है। ये सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हो, बोर्ड, ऑगर, प्रेसेज, प्रोग्नोस्टिकेट, फोरटेल, प्रिडिक्ट, सबका मतलब होता है किसी चीज़ की भविष्यवाणी करना।
पहले से बता देना कि ये होने वाला है। तो बादल जो है वो भविष्यवाणी ही कर रहे होते हैं एक तरीके से बारिश की, कि बारिश होगी, है ना, अंदेशा देना या उसको प्रिडिक्ट करना। तो इसलिए ये सारे भविष्यवाणी वाले वर्ड्स हार्बिंजर के, हेरल्ड के सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड अपने पास प्रीपॉन्डरेंस। देखिए दो वर्ड्स है, प्रीपॉन्डरेंस और प्रीडोमिनेंस। दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ का मात्रा में, संख्या में या इन्फ्लुएंस में, क्वांटिटी में ज़्यादा होना, सुपीरियर होना। चलो मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। ड्यू टू इट्स प्रीपॉन्डरेंस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स रशिया हैज़ डोमिनेटेड यूक्रेन इन द वॉर। अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के प्रीपॉन्डरेंस की वजह से, सुपीरियरिटी की वजह से, सुपीरियर समझते हैं ना, ज़्यादा अच्छी किस्म का, ज़्यादा अच्छे लेवल का। तो अपना मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे लेवल का होने की वजह से रशिया ने डोमिनेट किया है या फिर हावी रहा है यूक्रेन पे इस पूरी वॉर में। तो अगर आपके पास 100 रुपये हैं, आपके दोस्त के पास 50 है, तो आप प्री डोमिनेंस या प्री पॉन्डरेंस रखते हैं पैसों के मामले में। आपने ज़्यादा पढ़ा है, किसी ने कम पढ़ा है, तो आप ज्ञान के मामले में प्री पॉन्डरेंस रखते हैं। ठीक है, तो किसी भी मामले में सुपीरियरिटी जो है वो कहलाती है प्री पॉन्डरेंस। चलिए प्रेपॉन्डरेंस को आप यू विल सी इन द आर्टिकल, बड़ा अच्छा वर्ड है ये। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अपने इम्प्यूनिटी। आजकल ये इम्प्यूनिटी वर्ड बहुत बार आ रहा है। वर्ड बना है पनिशमेंट और इम्यूनिटी से। अगर आपको कोई गलत काम करने से पहले ही ये कह दिया जाए कि आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, करना है तो कर लो, हेलमेट नहीं पहनना है तो मत पहनो, कोई पुलिस वाला आपको नहीं पकड़ेगा, इस तरह की जब आपको डिस्काउंट या कंसेशन मिलते हैं, अंग्रेजी में उनको बोलते हैं इम्प्यूनिटी। क्योंकि आपको इम्यूनिटी मिल गई है पनिशमेंट से, गलत काम की आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपको ये पहले ही पता लग गया है। फ्रीडम या एग्जाम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट इवन बिफोर कमिटिंग अ क्राइम। क्रिमिनल्स ब्राइव द पुलिस टू गेन इम्प्यूनिटी अगेंस्ट द लॉ। क्रिमिनल लोग जो हैं पुलिस वालों को ब्राइव करते हैं, रिश्वत देते हैं, ताकि उनको इम्प्यूनिटी मिले या फ्रीडम मिल जाए, एग्जाम्पशन मिल जाए लॉ के सामने, कानून के सामने। चलिए अगली फ्रेजल वर्ब है अपने पास मिलिटेट अगेंस्ट। देखिए मिलिट्री का काम क्या होता है, मिलिट्री समझते हैं ना, फौज, डिफेंस, जो अपने पर्सनल है वो सब मिलिट्री का पार्ट है। मिलिट्री का काम होता है देश की रक्षा करना, बाहर से आने वाले लोगों को मुल्क में ना आने देना, बॉर्डर पे रोक लेना। मिलिट्री जो है अक्सर दुश्मन के रास्ते में रोड़ा अटकाने या उसको रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। वहीं से इस फ्रेजल वर्ब को बनाया गया। अगर आप किसी चीज़ के अगेंस्ट मिलिटेट कर रहे हैं तो आप मिलिट्री बन करके उस चीज़ के रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं, उस चीज़ को होने से रोक रहे हैं या उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ऐसा याद रखोगे तो मिलिटेट अगेंस्ट फ्रेजल वर्ब आपको याद रहेगी। द लैक ऑफ फंडिंग में मिलिटेट अगेंस्ट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। फंडिंग की जो कमी है, पैसे की जो कमी है, वो हो सकता है रोक दे, मिलिटेट अगेंस्ट कर दे प्रोजेक्ट की सक्सेस को, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी को। किसी चीज़ की रास्ते को रोकना है ना, उसकी कामयाबी को रोकना, मिलिटेट अगेंस्ट करना या हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, इम्पीड करना, थॉट करना भी कहलाता है। यू विल सी द वर्ड थॉट इन द आर्टिकल टुडे। स्पेलिंग देख लो, THWART, किसी के रास्ते में रोड़े अटकाना। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास प्रेरोगेटिव। बड़ा एडवांस्ड वर्ड है, 10 में से 9 को ये वर्ड नहीं पता होता, इस तरह का वर्ड है ये। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है एक ऐसा अधिकार, एक ऐसा प्रिविलेज या हक जो आपको स्पेशल मिला हुआ है, सबको नहीं मिला हुआ वो। जैसे अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको आरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। जैसे आप 18 साल के हैं तो आपको वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, सबको नहीं मिला हुआ, 18 से कम वालों को नहीं है। समझ गए ना। तो अगर आपके अपनी एज, जेंडर या किसी भी वजह से कोई खास अधिकार आपको मिले हों तो वो आपका प्रेरोगेटिव होता है। जैसे पुलिस वालों को अधिकार मिला हुआ है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं क्रिमिनल को, हर आदमी नहीं कर सकता, पुलिस वाला ही कर सकता है, तो वो उसका प्रेरोगेटिव है। हायर एजुकेशन इज स्टिल द प्रेरोगेटिव ऑफ द एलीट क्लास इन इंडिया। उच्च शिक्षा जो है आज भी एक विशेषाधिकार बनी हुई है, प्रेरोगेटिव बनी हुई है एलीट क्लास का भारत में। एलीट क्लास मतलब सबसे ज़्यादा पैसे और ख़ानदानी लोग जो 1-2 करोड़ रुपया खर्च करके अपने बच्चे को डॉक्टर, आर्किटेक्ट बना सकते हैं। आज भी हायर एजुकेशन उन्हीं का प्रेरोगेटिव है क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता है। चलिए प्रेरोगेटिव को परक्यूसिट भी बोलते हैं, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता एक वर्ड मैं शुरू में ही आपको दिखा रहा हूँ। परक्यूसिट और प्रेरोगेटिव एक ही वर्ड है, दोनों का मतलब है विशेषाधिकार। इससे मिलता जुलता एक वर्ड आर्टिकल में आएगा, वहाँ पे आपको मैं उनका मीनिंग करवाऊंगा अलग से। चलिए जल्दी से आर्टिकल पे आओ। वो क्या है, आज की हैवी है, अच्छे से बेनिफिट लेना।
एक समरी आपको दे दें आर्टिकल की, भाई मणिपुर में फाइनली एन बीरेन सिंह की सरकार को हटा दिया गया है, अब ये सीएम नहीं है मणिपुर के, और इसी के साथ में राष्ट्रपति शासन लग करके मणिपुर में हो रही है शांति व्यवस्था बहाल। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि अभी भी कुछ कुकी जू के लोग हैं जो कि कुछ जातियां कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, अपने हथियार डालने को तैयार नहीं है, सरकार के खिलाफ अभी भी एजिटेट कर रहे हैं। तो एक तो सरकार को इन कुकी जू से, इन आदिवासियों से निपटना होगा जो कि पहाड़ों में रहते हैं, और दूसरा सिविल समाज को, सभ्य सोसाइटी को साथ में लाना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली राष्ट्रपति शासन हमेशा नहीं रखा जा सकता। वहाँ के लोगों को आपस में शांति बनानी होगी, तभी लॉन्ग टर्म में शांति बन सकती है। नहीं तो राष्ट्रपति शासन फौज लगा करके आप कितना टाइम शांति रखोगे। आज की टोन है एडवाइजरी और कॉशनरी, कॉशन कर रहा है, चेता रहा है, एडवाइज कर रहा है सरकार को कि आगे क्या किया जा सकता है। शुरू करें आर्टिकल को। चलो अब ज़्यादा अब पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। कह रहा है जी, मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करता हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ को एक बार खुद से ट्राई दो, मीनिंग निकालो क्या कहना चाह रहा है। चलिए, कह रहा है आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्राइंग टू वेड थ्रू एन एथनिक क्राइसिस बाय मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो, द यूनियन गवर्नमेंट finally got its act together and removed the N. Biren Singh led government in Manipur from power and imposed president's rule। सेंटेंस बहुत लंबा है, अभी आगे भी चलेगा, इतना ही पढ़ लो। कह रहा है जी आफ्टर यानी बाद में, कई महीनों के, और महीने थे ट्राई करने के या कोशिश करने के। किस चीज़ की ट्राई की? कि कैसे भी करके वेड थ्रू करें या नेविगेट करें। वेड थ्रू का मतलब होता है किसी गहरे पानी में से या मुसीबत के दौर में से गुजरना। कहीं पानी आ गया सामने, अब अचानक से आप पानी में नहीं कूदोगे, कदम कदम आगे बढ़ाओगे कि पानी कितना गहरा है। तो जब आप फूंक फूंक के कदम रखते हो, अंग्रेजी में वेड थ्रू करना बोलते हैं। कह रहा है जी कई महीनों की कोशिश के बाद में जो है फूंक फूंक के कदम रखने की, और किसमें? एक एथनिक क्राइसिस में, एक ऐसे तूफान विपत्ति में जो एथनिसिटी से या फिर जातियों से, नस्लों से जुड़ा हुआ है। और कह रहा है ये कैसे किया इन्होंने? मेंटेन करके स्टेटस क्वो को। स्टेटस क्वो होता है यथास्थिति, जो जहाँ पे है वो वहीं रहेगा, जिसके पास जो बंदूक का हथियार है वो अपने पास रखे, और ज़्यादा ख़राब नहीं होने देंगे सिचुएशन, जो बनी हुई है उसी को बना के रखेंगे। कह रहा है ऐसा महीनों भर करने के बाद में हुआ क्या? हुआ ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट थक गई। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यानी यूनियन गवर्नमेंट जो है, उसने फाइनली गॉट इट्स एक्ट टुगेदर किया। गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब होता है अपने आप को संभालना, सही रास्ते लगाना, सही तरीके से काम करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने सही तरीके से काम करना शुरू किया और रिमूव कर दिया, हटा दिया एन बीरेन सिंह की अगुवाई में चलती हुई सरकार को मणिपुर में। और कहाँ से हटाया इनको? इनको हटाया है पावर से, यानी सत्ता से, और साथ ही साथ इम्पोज कर दिया, लगा दिया प्रेसिडेंट के रूल को, राष्ट्रपति शासन को। अच्छा ये कैसे लगाया, सारा काम कैसे हुआ? होपिंग लिख करके बता रहा है। कह रहा है होपिंग दैट द चेंज वुड बी द हार्बिंजर ऑफ गुड टाइडिंग्स। ये होप करते हुए, ये आशा करते हुए कि जो चेंज है, जो बदलाव है, वो एक हार्बिंजर होगा या अंदेशा होगा अच्छी टाइडिंग्स का, अच्छे ओमेन का, या फिर अच्छे मुहूर्त का। गुड टाइडिंग्स का मतलब होता है अच्छा वक्त, अच्छा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त जिसको बोलते हैं ना, शुभ दिन, अच्छे दिन। तो अच्छे दिनों का ये हार्बिंजर होगा प्रेसिडेंट का जो है शासन लगाया जाना। सेंटेंस लंबा है, एक ही सेंटेंस है। स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। स्ट्रक्चर ये है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, ये है आपका सब्जेक्ट। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है केंद्र सरकार, या इसको सेंटर भी लिख देते हैं। तो ये तो बन गया सब्जेक्ट। सेंटर ने दो काम किए। पहला काम ये किया इन्होंने गॉट किया इट्स एक्ट टुगेदर को, यानी अपने रास्ते को सही किया, सही तरीके से काम करना शुरू किया। और दूसरा काम है इन्होंने रिमूव कर दिया एन बीरेन सिंह की सरकार को। फिर एक और काम भी किया इन्होंने, इम्पोज भी कर दिया, लगा भी दिया प्रेसिडेंट के रूल को। तीनों काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं। सब्जेक्ट की तीन वर्ब्स हैं, गॉट, रिमूव्ड एंड इम्पोज्ड। होपिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये काम सेंटर ने किया था तब ये होप हो रही थी कि चेंज जो है वो हार्बिंजर होगा या फिर अंदेशा होगा अच्छे दिनों का। नेक्स्ट पैराग्राफ। होपफुली आप खुद से एक ट्राई देंगे इसको खुद से पढ़ने की।
अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैच करके देखना, ठीक है। कह रहा है द फैक्ट दैट द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी could not manage to find a replacement for its outgoing leader reflected not just the internal divisions within the party but also the preponderance of the ethnic divide in the state. कह रहा है ये फैक्ट, ये बात, ये तथ्य है। और कौन सी बात? बात ये दैट कि जो बीजेपी की सरकार है, रूलिंग बीजेपी है जो वहाँ पे सत्ता में बैठी है, कह रहा है ये ना कर पाई, कुड नॉट मैनेज, इस काम को मैनेज ही नहीं कर पाई। और किस काम को? कि ये फाइंड कर सके, ढूंढ सके एक रिप्लेसमेंट को। और किसके लिए? इनके आउट गोइंग, बाहर जाते हुए या हटते हुए लीडर के लिए, एन बीरेन सिंह के लिए। कह रहा है ये जो बात है ना कि एन बीरेन सिंह को हटाया लेकिन उनकी जगह कोई इनको दूसरा आदमी मिला ही नहीं जो उसको रिप्लेस कर सके। कह रहा है ये बात रिफ्लेक्ट करती थी या फिर हमें दिखाती थी। रिफ्लेक्ट करना यानी दिखाना, शो करना। और क्या दिखाती थी? दो चीज़ें दिखाती थी। ना केवल, नॉट जस्ट अंदर की डिवीजन या अंदर की फूट पार्टी के अंदर, विद इन द पार्टी, बल्कि साथ ही साथ बट ऑल्सो जो प्री पॉन्डरेंस है, जो डोमिनेंस है, जो हावीपना है एथनिक डिवाइड का या जातीय खाई का इस स्टेट के अंदर, मणिपुर के अंदर। तो इन्होंने नया आदमी एन बीरेन सिंह की जगह नया सीएम चूज नहीं किया। तो इससे दो बातें पता लगी हमें। एक तो पार्टी में बहुत फूट पड़ गई है मणिपुर की बीजेपी के अंदर, और दूसरा एथनिक डिवाइड इतनी गहरी है। डिवाइड मतलब खाई या फासला, एथनिक मतलब जो एथनिसिटी से या नस्लों से जुड़ा हो, एक नस्ल का, एक जाति का दूसरी जाति से जो झगड़ा है वो एथनिक डिवाइड। तो दूसरी बात ये है कि जातीय झगड़ा बहुत ज़्यादा हावी है वहाँ कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि दूसरा सीएम बनाए तो किसे बनाए। समझ गए? ये थी सेंटेंस की स्ट्रक्चर। ये जो द फैक्ट है ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है। फैक्ट हमें दिखाता था, रिफ्लेक्ट करता था, ये इसकी वर्ब है। ये दो चीज़ें दिखाता था, दोनों चीज़ों को नॉट ओनली और बट ऑल्सो को रिलेटिव कंजंक्शन लगा के बताया गया। ना केवल अंदरूनी झगड़े को बल्कि हावीपने को इस एथनिक डिवाइड के, नॉट ओनली बट ऑल्सो। भारतीय जनता पार्टी की वर्ब है कुड नॉट मैनेज, मैनेज करना, किसी काम को कर पाना। रिप्लेसमेंट होती है किसी की जगह पे आने वाला दूसरा आदमी। चलिए समझ गए? इस सेंटेंस में एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, अभी आपको करवाएंगे। पहले ये बाद वाला सेंटेंस अपने पूरा करते हैं। आगे कह रहा है कंसीडरिंग दिस द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल सीम टू बी अ वाइबल वे ऑफ ब्रिंगिंग बैक नॉर्मलसी इन अ स्टेट सफरिंग बैडली फ्रॉम एथनिक स्ट्राइफ। कह रहा है जी कंसीडर करते हुए इस चीज़ को, अगर इस चीज़ को अपने देखें, ये जो ऊपर हुई है, जो लगाए जाने का काम है ना, इम्पोज करने का काम है, प्रेसिडेंट के रूल को, राष्ट्रपति शासन को, ये दिखाई देता था एक वाइबल या टिकाऊ या सही रास्ता और ब्रिंग करने का या लाने का, फिर से वापस नॉर्मलसी को, नॉर्मल हालातों को, एक ऐसी स्टेट में मणिपुर जैसी जो सफ़र कर रही है, बहुत बुरे से सह रही है बैडली एथनिक स्ट्राइफ को, जातीय झगड़ों को। स्ट्राइफ का मतलब होता है वायलेंस भरा झगड़ा, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल। समझ गया? तो देख के ये लगता है कि और कोई चारा इनके पास था ही नहीं, प्रेसिडेंट का रूल इनको लगाना था जो आज से 1 साल पहले भी लगाया जा सकता था। चलिए, इम्पोज वर्ब से इम्पोजिशन नाम का नाउन बनाया हुआ है। इम्पोज का मतलब होता है जबरन किसी चीज़ को लगाना। इम्पोजिशन यानी लगाए जाने का काम। इम्पोजिशन ऑफ रूल्स सीम टू बी ए वाइबल वे। वाइबल मैंने आपको बता दिया, जो टिकाऊ हो, सही हो, लंबी दौड़ में, है ना, लंबे वक्त में सही हो। शॉर्ट टर्म में हो सकता है गलत है, लेकिन ड्यूरेबल टर्म्स में जो ज़्यादा अच्छा हो। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाओ। आराम से करना है वीडियो को पॉज, खुद से एक बार ट्राई देनी है जो लिखा हुआ है। कह रहे जी आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल द गवर्नमेंट हैज sought to gradually seize control over instruments of violence that seem to reign with impunity in the last 2 years। कह रहा है जी इम्पोजिशन के बाद में, लगाए जाने के बाद में, राष्ट्रपति शासन को, प्रेसिडेंट रूल को, जो हमारी सरकार है उसने सॉट किया है, मांगा है या पाने की कोशिश की है। सीक वर्ब की थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है सॉट। हैज़ प्लस पे V3 यहाँ लगी हुई है। सीक का मतलब है किसी चीज़ को पाने की या मांगने की कोशिश करना। तो हमारी सरकार ने पाने की कोशिश की है, हैज़ सॉट, कि वो धीमे धीमे सीज कंट्रोल करे या कंट्रोल को कब्जा ले। और किसके ऊपर? उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, जरियों के ऊपर
जो हैं वायलेंस के या फिर हिंसा के। वायलेंस के जरिए क्या होते हैं, आपने कोई गैंग बना रखी है, हथियार है आपके पास, ये सब चीज़ें वायलेंस के काम आती है। तो सरकार चाहती है कि सारी गैंग तोड़ दें, सारे हथियार मणिपुर में आम आदमी से अपने कब्जे में ले लें। कह रहे ये वही इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि दिखाई देते थे कि ये रेन कर रहे थे। रेन का मतलब होता है राज करना, शासन करना, और कैसे इम्प्यूनिटी के साथ में, खुली आज़ादी के साथ में, पिछले लास्ट 2 ईयर्स में या 2 सालों में। चलिए, मेरे ख्याल से रिपीट करने ऐसा कुछ है नहीं। द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, हैज़ सॉट इसकी वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है सीक वर्ब की। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जरिया, REIGN। रेन का मतलब होता है शासन करना या राज करना। अच्छा, ये सरकार कैसे कर रही है इस काम को? इट डिड सो बाय गिविंग अ डेडलाइन टू नॉन स्टेट ग्रुप्स टू गिव अप वेपन्स दैट दे हैड एक्वायर्ड फ्रॉम कॉन्स्टेबलरीज। कह रहा है इसने ऐसा किया, इट डिड सो। इट कौन है? गवर्नमेंट की बात कर रहा है। कैसा किया? ये ऊपर वाली काम किया। कह रहा है जी सरकार ने ऐसा किया दे करके या गिव करके एक डेडलाइन को, लास्ट डेट को, सभी के सभी नॉन स्टेट ग्रुप्स को। नॉन स्टेट ग्रुप्स मतलब आम आदमी जिसने हथियार उठा रखा है, स्टेट का पार्ट नहीं है वो, ना वो पुलिस है, ना पैरामिलिट्री है, ना कोई आर्मी है, ना एयरफोर्स है, ऐसे ही हाथ में बंदूक है किसी चुरा ली और जो है अपने समाज के हिसाब से बंदूक उठा के खड़ा है। ये सभी नॉन स्टेट एक्टर्स को सरकार ने डेडलाइन दी है, लास्ट डेट दी है कि वो गिव अप कर दें या सरेंडर कर दें अपने हथियार। और ये वही हथियार हैं जो इन्होंने एक्वायर किए थे, कब्जाए थे कॉन्स्टेबलरी से या फिर पुलिस वालों से। कॉन्स्टेबलरी का मतलब होता है पुलिस फोर्स, किसी भी एरिया के सारे पुलिस वाले मिलके कहलाते हैं कॉन्स्टेबलरीज। ये वर्ड से ही कांस्टेबल वर्ड बना है। कांस्टेबल नहीं होता वो सबसे नीचे का अधिकारी, पुलिस के अंदर कांस्टेबल। चलिए, इट की वर्ब है डिड, दे आया है नॉन स्टेट ग्रुप्स के लिए, दे की वर्ब है हैड एक्वायर्ड, पास परफेक्ट लगा हुआ है क्योंकि ये पहले एक्वायर कर चुके थे। कह रहे जी इट हैज़ ट्राइड टू इंश्योर फ्री मूवमेंट बिटवीन द हिल एंड वैली डिस्ट्रिक्ट्स बाय रिमूविंग द ब्लॉकेट्स सेट अप बाय दीज ग्रुप्स ऑन हाईवेज इन द स्टेट। कह रहे जी सरकार ने यह भी ट्राई किया है कि ये इंश्योर करे, सुनिश्चित करे या पक्का करे आज़ादी से घूमने फिरने को या फ्री मूवमेंट को। एक तो हिल और दूसरा वैली के बीच में। हिल यानी पहाड़, वैली यानी घाटी। वैली में रहते हैं मैतेई और नागाज, और हिल्स में रहते हैं कुकी जू। इन्हीं दोनों के बीच का तो झगड़ा है। दो ये समझ लो नस्लें हैं या दो एथनिसिटीज़ हैं, इनके बीच का पूरा झगड़ा है। तो वैली और हिल, कुकी जू और मैतेई के घरों के बीच में फ्री मूवमेंट को इसने इंश्योर किया है। और कैसे? रिमूव करके ब्लॉकेट्स को या रास्ते की रुकावटों को जो सेटअप कर दी थी या लगा दी थी इन्हीं ग्रुप्स ने स्टेट के हाईवेज के ऊपर। चलिए, इट आया सरकार के लिए, वर्ब हैज़ ट्राइड, और कुछ देखने वाला है नहीं। ब्लॉकेट मैंने आपको बता दिया, आप रास्ते को रोक देते हो, कोई बड़ा पत्थर रख देते हो, कोई है ना लंबी सी लकड़ी रख देते हो। रास्ता रोकना, जो रोकने वाली चीज़ है जो रोकती है वो ब्लॉकेट कहलाती है। बढ़े आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। चल, आराम से इसको देनी एक रीडिंग, खुद से निकालना है पहले मीनिंग। चलिए, कह रहा है जी दीज स्टेप्स हैव नॉट गॉन डाउन स्मूथली। कह रहा है लेकिन ये स्टेप्स जो है ना, ये गॉन डाउन नहीं हुए हैं बहुत स्मूथ मैनर में, एकदम साफ सही तरीके से। गो डाउन, वैसे तो ये फ्रेजल वर्ब है ना, इसके साथ में विद भी लगता है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, एक्चुअली होना चाहिए। गो डाउन विद समबडी यानी किसी चीज़ का किसी दूसरे आदमी के द्वारा किस तरीके से लिया जाता है, उसको रिसीव किया जाता है। जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया, लोगों को पसंद नहीं आया, द न्यू कानून या लॉ डिड नॉट गो डाउन वेल विद पीपल। ठीक है ना, तो कौन सी चीज़ कैसे लोगों से उसको कैसी रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इन स्टेप्स को भी जो है स्मूथ रिस्पॉन्स नहीं मिला है, वहाँ के लोगों ने इनका वेलकम नहीं किया है। और क्यों? कह रहा है ओनली अ पोर्शन, नियरली 1/3 या अ थर्ड ऑफ द 3000 या 3000 ओल्ड वेपन्स दैट आर स्टिल मिसिंग हैव बिन रिटर्न्ड। कह रहा है सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन या एक हिस्सा जो लगभग 1/3 है, 1/3 है या 33% है। और किसका? 3000 जैसे वेपन्स का। ऑड का मतलब है 3000 के आसपास, 3050 भी हो सकता है, 2910 भी हो सकता है। तो 3000 के आसपास के उन वेपन्स का जो आज भी मिसिंग हैं, गायब हैं, वो रिटर्न हुए हैं।
तो 3000 में से 1/3 यानी 1000 वेपन्स ही सरकार को लोगों ने लौटाए हैं, 2000 अभी भी बाकी हैं। और आगे वही बोल रहा है, विद द बल्क ऑफ द मिसिंग वेपन्स बीइंग दोज दैट वर स्टॉलन इन एंड अराउंड द इम्फाल वैली। और कह रहे ये सारा काम हुआ है बल्क के या ज़्यादातर के, बल्क मतलब मोस्ट, जो मिसिंग वेपन हैं, जो अभी भी गायब हथियार हैं, उनके होने के वो वाले हथियार दोज जो कि चुराए गए थे या तो अंदर या आसपास इम्फाल वैली के, मणिपुर के। ठीक है, तो 2000 वेपन्स मणिपुर की इम्फाल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ चुराए गए थे, वो आज भी वापस नहीं आए हैं, लोगों ने अपने घर में छुपा के रखे हैं। चलिए, ओनली अ पोर्शन की वर्ब है हैव बीन रिटर्न्ड। ठीक है, दैट आया वेपन्स के लिए, दैट की वर्ब है आर मिसिंग, पोर्शन की वर्ब है हैव बीन रिटर्न्ड, एक पोर्शन को रिटर्न किया गया है। दैट आया अगेन वेपन्स के लिए, दैट की वर्ब है वर स्टोलन, जिनको चुराया गया था पैसिव वॉइस में। स्टील वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्टोलन। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अभी आपसे पूछ भी लेता हूँ। पोर्शन की वर्ब आपने प्लूरल लगाई है, अ पोर्शन ऑफ 3000 वेपन्स हैव बीन रिटर्न्ड, लेकिन कभी कभी पोर्शन की वर्ब सिंगुलर भी होती है। तो कब आपको प्लूरल लगानी है, कब सिंगुलर लगानी है, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोशिश करो अगर आपको इसका आंसर आता है तो। अभी कॉन्सेप्ट में करवाऊंगा, फिर उससे मैच करना, ठीक है। चलिए पूरा कर लेते हैं पैराग्राफ। कह रहा है जी, द अटेम्प्ट्स मेड बाय द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस टू एनफोर्स द फ्री मूवमेंट ऑफ ऑल व्हीकल्स इन द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंगपोई रिजल्टेड इन वायलेंस विद 1 किल्ड मोर देन 40 पीपल इंजर्ड। कह रहे फिर जो कोशिशें हुई, जिनको मेक किया गया या बनाया गया सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के द्वारा या CAPF के द्वारा, और क्यों, इन्फोर्स करने के लिए, लगाने के लिए फ्री मूवमेंट को, आसानी से आवाजाही को, सभी व्हीकल्स की, साधनों की, वाहनों की। और कहाँ पे, इस हिल डिस्ट्रिक्ट में, इस है ना, हिल डिस्ट्रिक्ट मतलब हिल स्टेशन जो है कैंगकोपी नाम का। कह रहे ये अटेम्प्ट जो है ना, ये रिजल्ट इन हुए, इनका नतीजा निकला वायलेंस या हिंसा, और ये सारा काम हुआ एक आदमी के मारे जाने के और 40 लोगों के इंजर्ड हो जाने के साथ ही। तो पुलिस वाले जब फ्री मूवमेंट रोक को जाने दे रहे हैं, लोगों को, व्हीकल्स को ब्लॉकेड हटा रहे हैं, उसमें भी कुछ समाज के आपराधिक तत्व पुलिस वालों से झगड़ा कर रहे हैं। एक आदमी की इसकी डेथ हो गई जब पुलिस वाले वहाँ पे रास्ता साफ करवा रहे थे। चलिए, अटेम्प्ट्स सब्जेक्ट है, रिजल्टेड इन इसकी वर्ब है, अटेम्प्ट्स रिजल्टेड इन वायलेंस। ठीक है ना, मेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये वो अटेम्प्ट्स हैं जिनको मेक किया गया था या बनाया गया था। CAPF आप समझते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, CRPF, CAPF ये सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। ठीक है, और कुछ देखने वाला है नहीं। अब आ जाओ इस कॉन्सेप्ट पे, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए, आपने ये सारे रेशो पढ़े होंगे, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/3, 3/5, 4/7, 2/5, कोई भी रेशो हो सकता है। रेशो ऐसा भी हो सकता है 1001 बटे में 3,05,000, ये भी एक रेशो ही है। कोई भी रेशो जब आपको मिले और आपको उसको वर्ड में लिखना हो, वर्ड्स में, याद रखें अगर उसके शुरू में 1 आ रहा है, 1001 नहीं, 101 नहीं, 11 नहीं, सिर्फ 1। अगर उसके शुरू में या ऊपर न्यूमरेटर में 1 आ रहा है तो याद रखना है वो रेशो हमेशा बिना S के लिखा जाएगा, उसके लास्ट में S नहीं लिखेगा। लेकिन अगर शुरू में या ऊपर न्यूमरेटर में 1 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 20 आ रहा है, 50 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है 1 के अलावा, तो आपको उस रेशो को S लगाना है वर्ड्स में लिखते हुए। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। 2/3 ऑफ द अर्थ इज या आर कवर्ड विद वाटर। 2/3 अर्थ जो है वो वाटर से कवर्ड है। 2/3 लिखा हुआ है तो आपको 2 लिखा ऊपर, पीछे 3 दिखा, 2/3 बन गया ना ये, तो ऊपर 2 होने की वजह से आपको 2/3 लिखना होगा। बस ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। और नीचे वाले में क्या है, 1/5 यानी 1/5, ऊपर 1 आ गया, 1 आ गया, तो 1/5 नहीं लिखना है, आपको 1/5 लिखना है। जब ऊपर 1 आ जाए तो S का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट, कौन सा रेशो अपने आगे S लेगा और कौन सा रेशो अपने आगे S नहीं लेगा। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, याद रखना है कि ये जो सारे रेशो हैं, और इनको पोर्शन भी बोलते हैं और इनको प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ये सारे रेशोज, पोर्शंस, प्रोपोर्शंस अपने बाद में जो नाउन आता है वर्ब उसके हिसाब से लेंगे, ना कि खुद के हिसाब से। जैसे 2/3 ऑफ द अर्थ,
अर्थ कैसा नाउन है? अर्थ एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अर्थ को काउंट कर सकते हो आप? धरती तो एक ही है ना, काउंट क्यों करोगे? कहने का मतलब है अर्थ एक अनकाउंटेबल चीज़ है, क्योंकि एक ही है दुनिया में, प्लूरल तो हो नहीं सकती है। अगर है भी तो सिंगुलर ही है, अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल भी है तो भी ये सिंगुलर ही है। तो ये नाउन जब प्लूरल नहीं होगा तो 2/3 की वर्ब भी प्लूरल नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको इज का इस्तेमाल करना होगा। 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। दूसरे केस में देखो, 1/5 ऑफ द कैंडिडेट वॉज या वर रिजेक्टेड। 1/5 या 20% कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। कैंडिडेट्स प्लूरल नाउन है, कैंडिडेट्स पीछे एस लगा हुआ है, इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी। यहाँ लिखोगे वर रिजेक्टेड, ना कि वॉज रिजेक्टेड। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लब कर लेना। रेशो के आगे एस लगेगा या नहीं लगेगा, पहले तो ये चेक करना है, और फिर ऑफ के बाद रखा हुआ नाउन देख करके चेक करना है कि वर्ब सिंगुलर या प्लूरल। एक क्वेश्चन आपको क्लास वर्क के तौर पे दे रहा हूँ, दो इसमें एरर्स मिलेंगी, आराम से चूज करो। देखो कहाँ है, 3 एरर्स हैं, इनफैक्ट 2 नहीं है 3। ढूंढ करके खुद से सही करके कमेंट्स में डालना। जो गलत या सही होगा आपको फीडबैक वहीं कमेंट्स में देंगे, ठीक है। सब बच्चे अटेम्प्ट करना इसको, क्लास वर्क है, आगे बढ़ने वाले हैं। आराम से इसको पढ़ो, मीनिंग निकाल लो इसका। चलिए, कह रहा है अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन claiming to represent the Cookie Zoo community has warned against the moves for the free movement of people by demanding union territory status or a separate arrangement for Cookie Zoo areas as a precondition। कह रहा है एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक एनजीओ टाइप के, है ना, एक लोगों ने अपना ग्रुप बना रखा है, जो क्लेम करने वाली है या क्लेम करती है कि वो रिप्रेजेंट करती है या प्रतिनिधित्व करती है कुकी जू कम्युनिटी को। कह रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस एनजीओ ने वॉर्न अगेंस्ट किया है या इस चीज़ के खिलाफ वार्निंग दी है। किस चीज़ के खिलाफ? इन सभी हरकतों के खिलाफ जो सेंटर कर रहा है फ्री मूवमेंट के लिए, लोगों की आवाजाही के लिए। और इन्होंने वॉर्न कैसे किया है? डिमांड करके या मांग करके, इस डिमांड को रख करके। और किस डिमांड को? या तो यूटी का स्टेटस मिल जाए या फिर इनकी एक सेपरेट अरेंजमेंट हो जाए, खास इनके लिए व्यवस्था हो जाए कुकी जू एरियाज़ में। और कैसे? एक प्री कंडीशन के तौर पे, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जो पहले से होनी ज़रूरी हो, तभी ये लोगों को सही आराम से आने जाने देंगे, सरकार से कोऑपरेट करेंगे। जब कुकी जू एरिया को यूटी बना दिया जाए, यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिले, तभी मानेंगे। चलिए, अजीब सी मांग है इनकी। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट है, इसने वॉर्न किया है तो हैज़ वॉन्ट, ठीक है, वॉर्न किया है इस चीज़ के खिलाफ कि आप फ्री मूवमेंट को इस तरीके से बहाल नहीं कर सकते। प्री कंडीशन क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन जो पहले से आपको पूरी करनी है। इसको प्री रेक्विजिट भी बोलते हैं। रिक्वायरमेंट से रेक्विजिट बना है, कंडीशन रिक्वायरमेंट एक ही बात है, प्री कंडीशन प्री रेक्विजिट। अब ध्यान करना वो वर्ड परक्विजिट, परक्विजिट जिसको प्रेरोगेटिव भी बोलते हैं, विशेषाधिकार। तो परक्विजिट और प्री रेक्विजिट दो अलग अलग वर्ड्स हैं, होमोनिम में एक दूसरे के, एक जैसे सुनने में लगेंगे, स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट एक है, लेकिन स्पेलिंग देखो यहाँ पे पर लिखी हुई है, यहाँ पे प्री है। आगे तो फिर देख ही लेना, क्विजिट क्विजिट सेम जैसा ही है। चलो, तो प्री रेक्विजिट और परक्विजिट दोनों अलग वर्ड्स दिमाग के अलग कोने में रखना। आगे कह रहा है जी, दिस इज अ डेंजरस प्लॉय एज एनी सच मूव विल ओनली डीपन द एथनिक स्ट्राइफ एंड विल ऑल्सो बी रजिस्टर्ड बाय द नागा कम्युनिटीज लिविंग इन द हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। कह रहा है ये एक डेंजरस प्लॉय है। प्लॉय का मतलब होता है पैतरा, जो इन्होंने किया है ना सिविल सोसाइटी वालों ने। कह रहा है क्योंकि कोई भी ऐसा मूव जो हरकत है वो सिर्फ डीप ही करेगा और गहराई बनाएगा एथनिक स्ट्राइफ को, इस जातीय नस्ली झगड़े को, और ये रजिस्ट किया जाएगा, इसका रेजिस्टेंस होगा या ऑपोजिशन होगा, विरोध होगा नागा समुदाय के द्वारा, जो कि हिल कम्युनिटीज़ में रहती हैं, हिल डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं स्टेट के। तो अगर हिल में नागा और कुकी दोनों रहते हैं, कुकीज़ को अगर आपने बना दिया, यूटी बना दिया, तो नागा बोलेंगे हमें भी बनाओ, हम भी तो हिल्स में रहते हैं, मणिपुर में रहते हैं। तो इससे समाज में झगड़े और बढ़ने वाले हैं, जो इनका डिमांड है उसको पूरा किया। तो चलिए, सेंटेंस बड़ा सिंपल सा है। दिस की वर्ब है इज। प्लॉय का मतलब होता है पैतरा, मैन्यूवर बोलते हैं इसको, पैतरेबाजी। एनी सच मूव की वर्ब है विल ओनली डीपन, और दूसरी वर्ब है विल ऑल्सो बी रजिस्टर्ड। स्ट्राइफ का मतलब आप देख चुके हैं, झगड़ा जिसमें वायलेंस हो। बड़े नेक्स्ट पैराग्राफ, चलो।
पढ़ते जाओ, साथ साथ में निपटाते जाओ, है ना। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं, खुद से रीडिंग देना। कह रहा है जी, द गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू टू सीक टॉक्स with representatives of both communities while sternly rejecting any threat of violence and isolating those making possible demands in order for peace to be restored। अब सरकार के लिए यहाँ पे है संदेश, सजेशन। कह रहा है सरकार को कंटिन्यू करते रहना है, जारी रखना है इस चीज़ को कि वो सीख करती रहे, मांगती रहे या ढूंढती रहे बातचीत को रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में, प्रतिनिधियों या नुमाइंदों के साथ में, दोनों ही झगड़ा करने वाली इन कम्युनिटीज़ के। पहली कम्युनिटी है कुकी, दूसरी है मैतेई। तो सरकार को रास्ते ढूंढते रहना है कि कैसे इन कम्युनिटी के लोगों से बातचीत जारी रखे। और ये बातचीत कब होनी चाहिए? कह रहे जी वहीं जब स्टर्नली या हार्शली, स्टर्नली यानी बहुत स्ट्रिक्ट मैनर में, बहुत कड़े तरीके से सरकार रिजेक्ट भी करती रहे कोई भी थ्रेट अगर इसको मिले वायलेंस या हिंसा की, और साथ ही सरकार आइसोलेट भी करती रहे, अलग थलग भी करती रहे उन लोगों को जो इम्पॉसिबल डिमांड सरकार के सामने रखते हैं। और ये इसलिए करना है ताकि इन ऑर्डर फॉर पीस को रिस्टोर किया जा सके, शांति को फिर से बहाल किया जा सके। इन ऑर्डर फॉर पीस टू बी रिस्टोर्ड या इन ऑर्डर टू रिस्टोर द पीस, ये स्ट्रक्चर आज करवा नहीं रहा हूँ, डिटेल में करवाऊंगा किसी दिन। इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर फॉर दोनों को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, मस्ट कंटिन्यू इसकी वर्ब है, सीक टॉक्स बातचीत को सीक करना, रिजेक्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है। जब सरकार सीक कर रही हो, कंटिन्यू कर रही हो बातचीत, तब ये रिजेक्ट भी कर रही हो कोई भी थ्रेट। कह रहे स्टेप्स नीड टू बी इंटेंसिफाइड टू रिकवर द रिमेनिंग मिसिंग वेपन्स। स्टेप्स को भी इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है और इंटेंस या तीव्र बनाने की कोशिश है, करनी चाहिए स्टेप्स को, कि आप रिकवर करें कैसे भी करके बाकी बचे हुए गायब वेपन्स को, मिसिंग वेपन्स को। और क्या करें? टू थॉट एनी एंटिटी सीकिंग टू टेक द लॉ इनटू इट्स ऑन हैंड्स। और थॉट करने के लिए या रोकने के लिए, रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए किसी भी एंटिटी के, किसी भी तत्व के जो कोशिश कर रहा हो कानून अपने हाथ में लेने की, टेक द लॉ इनटू इट्स ऑन हैंड्स करने की। बहुत सिंपल सेंटेंस है। कदम उठाते रहो, वेपन्स वापस बरामद करो अपने पुलिस वालों के, और कोई भी आदमी जो कानून हाथ में लेता हो तो सख्ती से उससे पेश आओ। ये काम सरकार को करना है। स्टेप्स की वर्ब है नीड टू बी इंटेंसिफाइड, ठीक है, वर्ब तो नीड है, टू बी इंटेंसिफाइड यहाँ पे पैसिव इन्फिनेटिव है। थॉट का मतलब होता है किसी को रोकना, रास्ते में रोड़ा अटकाना या मिलिटेट अगेंस्ट करना। करवाया था ना ये आपको, मिलिटेट अगेंस्ट। चलिए जल्दी से देख लो लास्ट पैराग्राफ। ऑलराइट, कह रहे द गवर्नमेंट मस्ट पुट आउट द कंपेलिंग मैसेज दैट ओनली द स्टेट हैज द लेजिटिमेट क्लेम ओवर आर्म्स। कह रहे सरकार को पुट आउट भी करना होगा। पुट आउट करना यानी ब्रॉडकास्ट करना, किसी चीज़ को फैलाना, न्यूज़पेपर में, टीवी में, अखबारों में, रेडियो पे। तो सरकार को फैलाना होगा इस कंपेल करने वाले या मजबूर करने वाले मैसेज को, या बाध्यकारी मैसेज को, जो सबको मानना ही पड़े। और वो मैसेज ये है कि सिर्फ राज्य या स्टेट या सरकार, उसी के पास सही क्लेम है या हक है आर्म्स के ऊपर, हथियारों के ऊपर। सिर्फ सरकार ही हथियार अपने पास रख सकती है, आम आदमी हथियार अपने देश में नहीं रख सकता। और कह रहा है जी ये वो मैसेज है विच मस्ट रेजोनेट अक्रॉस द हिल्स एंड द वैली, जो रेजोनेट करे या गूंजे, सब तरफ फैले, पूरे हिल्स में, कुकीजू एरियाज़ के घरों में, और वैली में यानी मैतेई लोगों के आसपास के नेबरहुड में। सरकार गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, मस्ट पुट आउट इसकी वर्ब है। स्टेट जो है स्टेट सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है हैज़। लेजिटिमेट यानी सही, कंपेलिंग यानी बाध्यकारी हो, जो आपको सुनना मानना पड़े। पुट आउट करना, किसी चीज़ को फैलाना। ये पुट से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, पुट ऑफ, पुट फॉरवर्ड, पुट असाइड, पुट आउट, पुट अप विद। डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, क्लास लंबी हो रही है आज, खुद से एक बार इनको रीडिंग दे लो। आज के क्विज में मैंने आपसे पूछी हुई है, ठीक है। चलो, कह रहा है जी बट दिस कैन नॉट बी अ स्टेप दैट इज लिमिटेड टू द गवर्नर। कह रहा है लेकिन ये कोई ऐसा स्टेप नहीं हो सकता जो सिर्फ गवर्नर तक ही लिमिटेड हो, सिर्फ राज्यपाल शासन लगा करके ही इस काम को किया जाए, ये ऐसा स्टेप नहीं हो सकता।
राज्यपाल के अलावा भी दूसरे लोगों को भी ये काम करना होगा। और वो कैसे होगा? कह रहा है द सेंटर, मोर स्पेसिफिकली द यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मस्ट अपील डायरेक्टली टू द कम्युनिटीज़ फॉर अ रेस्टोरेशन ऑफ पीस। कह रहे हैं सेंटर को, केंद्र सरकार को, उसमें भी खास तौर पे स्पेसिफिकली हमारे होम मिनिस्ट्री को, गृह मंत्रालय को, अमित शाह जी की मिनिस्ट्री को और हमारे मोदी साहब को, सबको अपील कर देना चाहिए सीधे सीधे डायरेक्टली इन सभी समाजों को, कम्युनिटीज़ को, कि पीस को ये रेस्टोर करें, फिर से शांति को, अमन चैन को बहाल करें। और फिर क्या करें? एंड फॉर डायलॉग टू हेल्प द डिस्प्लेस्ड रिटर्न टू देयर होम्स। इनको अपील करना होगा कम्युनिटीज़ को, एक तो पीस की बहाली के लिए, फॉर अ रिस्टोरेशन ऑफ पीस, रिस्टोरेशन यानी बहाली, और साथ में बातचीत के लिए भी, डायलॉग के लिए भी, कि हेल्प कर सकें उन लोगों को जो डिस्प्लेस्ड हैं, जो अपनी जगहों से हटाए गए हैं, कि वो रिटर्न कर सकें, फिर अपने घरों तक आ सकें। चलिए, द सेंटर की वर्ब है मस्ट अपील, सेंटर को अपील करना चाहिए। और सेंटर में ये दो लोग खास हैं, अमित शाह जी की मिनिस्ट्री और मोदी, नरेंद्र मोदी, इन दोनों को खास करके अपील करना चाहिए। ठीक है, रेस्टोरेशन यानी बहाली, पता ही है आपको। चलिए, पुट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स हैं सारी, अलग से नहीं करवा रहा हूँ मैं, फिर आ जाएगा कल की क्लास में। एक बार खुद से भले ही स्क्रीनशॉट इसका ले लो। आ जाओ, लास्ट छोटा सा एक सेंटेंस है, कह रहा है जी डेटा शो दैट मणिपुर हैज सफर्ड मोर देन एनी स्टेट्स ड्यू टू द रीसेंट इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक वोज इन द कंट्री। डेटा हमें ये दिखाते हैं कि मणिपुर सफ़र कर चुका है से ज़्यादा किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से, और क्यों की वजह से, ड्यू टू जो रिसेंट में इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक वोज आए हैं, जो वहाँ पे महंगाई और आर्थिक संकट आया है इन द कंट्री, हमारे देश में। कह रहे जी एंड इट वुड टेक ह्यूमन स्टेप्स बाय द सीनियर लीडरशिप ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक नॉर्मलसी। और कह रहा है जी इस काम में लगेंगे, इट वुड टेक, बहुत अच्छे स्टेप्स। ह्यूमन का मतलब होता है एक्सीलेंट, बहुत मेहनत से किया हुआ काम, ह्यूमन्स वर्क, ह्यूमन स्टेप, ह्यूमन सर्विस। तो बहुत अच्छे से उठाए हुए कदम लगेंगे इस काम के लिए हमारी सीनियर लीडरशिप के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर नॉर्मलसी को फिर से ब्रिंग बैक करना है, सामान्य हालातों को फिर से मणिपुर में लाना है। ठीक है, वो का मतलब होता है परेशानी, सफरिंग। ह्यूमन मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन सर्विस यानी एक्सीलेंट सर्विस। ह्यूमन वर्क मतलब ऐसा काम जिसमें बहुत मेहनत लगे। ह्यूमन स्टेप्स यानी ऐसे कदम जो बहुत शानदार कदम हो। ठीक है, तो एक्सीलेंट से ह्यूमन वर्ड को आप जोड़ लेना, बाकी इसकी हिस्ट्री अलग है। रॉयल सोल्जर्स को ह्यूमन कहा जाता है, जो राजा की रखवाली में और सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, उनको ह्यूमन बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं रैप अप, जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे। टोन का क्वेश्चन है भाई फर्स्ट, किस टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है? क्रिटिकल है, स्केप्टिकल है, सटारिकल है या कॉशनरी है? देखो, ना तो इसमें क्रिटिसाइज किया गया किसी को, ना इसमें स्केप्टिसिज्म यानी अपने डाउट्स बताए गए हैं। सटारिकल बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई तंज, कोई ताना बिल्कुल आपको मारा हुआ नहीं लगेगा, कोई मजाक नहीं दिखेगा। ये कॉशनरी है, कॉशन कर रहा है, चेता रहा है सरकार को या एडवाइज कर रहा है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कॉशनरी टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है ये हमारा। चलिए सेकंड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है आपको। प्राइमरी पर्पस क्या है इस आर्टिकल को लिखे जाने का? कौन सा मैसेज इस आर्टिकल से केंद्र सरकार के लिए और हमारे लिए मिला है? अगेन ये आर्टिकल क्वेश्चन करने के लिए, चेताने या समझाने के लिए मिला है केंद्र सरकार को, वो तरीके बताने के लिए मिला है जिससे फिर से पीस रिस्टोर हो सकती है मणिपुर में। बातचीत करो, हिंसा करने वालों को जो है पकड़ लो, उनको है ना, उनको आइसोलेट कर दो, उनकी बात मत सुनो, अपने हिसाब से हिंसा को ख़त्म करो, वेपन्स को वापस लाओ। तो वो तरीके बताने के लिए कि सेंटर कैसे असरदार तरीके से पीस को रिस्टोर करेगा, ये आर्टिकल लिखा गया। सेकंड में आंसर बनेगा बी। चलो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मेंस लेवल का है। इनमें से कौन बताता है, कौन सा स्टेटमेंट से पता लगता है कि प्रेसिडेंट का रूल जो है वो एक सही ऑप्शन था मणिपुर के लिए? चारों में से कौन सी स्टेटमेंट की वजह से प्रेसिडेंट का रूल लगाना बिल्कुल वाइबल ऑप्शन है? देखो आपको दो आंसर लगेंगे यहाँ पे, ए और बी दोनों। बी देख करके लगेगा कि कोई भी सीएम दूसरा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए प्रेसिडेंट का रूल लगा दो। देखने में सही लग रहा है लेकिन आंसर है ए।
अरे दूसरा सीएम तीसरा सीएम इसलिए लगाना है क्योंकि सीएम से काम चल नहीं रहा। इतना ज़्यादा एथनिक डिवाइड है कि कोई भी आदमी सीएम की कुर्सी पे काम नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट और केंद्र सरकार ही यहाँ पे रूल करके कंट्रोल कर सकते हैं, सिचुएशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ए आंसर बनेगा। ये जो सेकंड वाला है देखने में सही लग रहा है लेकिन सही आंसर नहीं है। बीजेपी की सरकार कोई और सीएम नहीं बिठा पाई इसलिए प्रेसिडेंट, नहीं, कोई और सीएम तो तब बिठाना होता जब, समझ गए ना, सीएम बिठाने की बात तो तभी आएगी जब आपको प्रेसिडेंट रूल की जरूरत ही ना हो। जरूरत यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की है, फिर कोई सीएम लगाने की बात बाद में हो सकती थी। चलिए फर्स्ट बनेगा आंसर, थर्ड में ए। अब ये क्वेश्चंस हैं वोकैब के, बड़े आसान हैं। यौमन सर्विस पूछा है, पोस्टपोन या डिले करने के लिए पुट में से कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज होगी? पुट ऑफ, पुट असाइड, पुट आउट या पुट फॉरवर्ड? परक्विजिट, दो वर्ड्स करवाए थे आपको, प्री रेक्विजिट और परक्विजिट। परक्विजिट का मतलब आपसे पूछा है और लास्ट में हार्बिंजर का सिनोनिम पूछा है। ठीक है, थॉट, हेरल्ड, इम्प्यूनिटी या प्रिपॉन्डरेंस। 3 एरर्स मिलेंगी इस क्वेश्चन में, वही 1/5, 2/4 कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, मेरे ख्याल से खुद से कर लेंगे। और फिर ये कैन बी एबल टू, आराम से ढूंढो। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिए, चेक करना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की, पूरी देखी, समझ में आई तो लिख दिया करो सर पीडी या पीडीआई। सर मैंने पूरा देखा, इंटरेस्टिंग भी लगा, सब समझ में भी आया, तो पीडी या पीडीआई लिख के अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए अनटिल देन, और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।